विश्व को गणतंत्र राज का कॉन्सेप्ट भले ही हमारे देश के वैशाली साम्राज्य ने सैकड़ों साल पहले दिया हो, लेकिन यूरोप में प्रजातंत्र तब आई जब फ्रांस की जनता जार शासन के खिलाफ सड़कों पर उतर आई और अपने अत्याचारी राजा रानी को सजाए मौत देकर अपने देश में डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन को बहाल किया। फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रांस में इक्वालिटी और फ्रीडम की एक ऐसी लड़ाई थी जिसने वहां के लोगों में आजादी की एक आग पैदा कर दी थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन से फ्रांस में एनलाइटनमेंट का एक दौर देखने को मिला जिसने फ्रांस को पूरी तरह से बदल दिया। 18th सेंचुरी में राजा को भगवान की देन मानते थे। वो मानते थे कि जो भी हो रहा है वो सब भगवान की मर्जी से हो रहा है। उस समय के लोग द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन राइट्स ऑफ किंग्स को मानते थे, यानी भगवान ने राजा को चुनकर राजा बनने के लिए भेजा है और उन्हें केवल राजा के हुक्म को पालन करने के लिए भेजा है। यूरोप के लोगों को लगता था कि जो भी उनके साथ होता है वो ईश्वर की देन है। लोगों में रिलीजन इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा था कि वो किसी भी बात को केवल भगवान के नाम से मान जाया करते थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले फ्रेंच सोसाइटी 3 भागों में बटी हुई थी। ये 3 पार्ट्स एक हायरार्किकल ऑर्डर्स में थे, टॉप टू बॉटम। इसमें सबसे ऊपर यानी टॉप पर नोबिलिटी लोग आते थे, वो लोग जिनका सोसाइटी में सबसे ज्यादा महत्व था। ये लोग सोसाइटी में सबसे ज्यादा पावरफुल और रिच लोग हुआ करते थे। सोसाइटी को चलाने की सारी जिम्मेदारी इन्हीं लोगों में अपने कंधों पर ले रखी थी। इन लोगों में मेनली राजा महाराजा और उनकी फैमिलीज आते थे। इसके बाद सेकंड स्टेज में क्लर्जी आते थे। क्लर्जी जो कि जार एम्पायर में सेकंड क्लास की पॉपुलेशन थी। इन्हें भी समाज में ऊंचा दर्जा प्राप्त था। इस दर्जे में ज्यादातर पुजारी, पादरी, मुंशी वगैरह आते थे। इन लोगों का मुख्य काम था स्कूल्स, सोशल इंस्टीट्यूट्स चलाना, क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना, बच्चों का नामकरण वगैरह। ये लोग आम जनता एंड जीसस के बीच की कड़ी माने जाते थे। प्रार्थना पत्र से लेकर कन्फेशन लेटर तक बेचना और चर्च के कामों को संभालना क्लर्जी का मुख्य काम था। ये लोग शादी और अंतिम संस्कार जैसे रिचुअल्स परफॉर्म करते थे। शिक्षा वगैरह देने के कारण और चर्च की सुप्रीमेसी के कारण इन लोगों का समाज में काफी आदर था। राजघराने से भी इन लोगों पर किसी तरह का कोई भी खास टैक्स वगैरह नहीं लगाया जाता था। जार से लेकर जनता के बीच तक इनका सम्मान था और सभी इनकी बातों को सोसाइटी लीडर के तौर पर मानते थे। क्लर्जी में भी हायर क्लर्जी और लोअर क्लर्जी जैसे डिफरेंसेस थे, लेकिन फिर भी ये लोग रिच की कैटेगरी में आते थे। ये लोग लैंड ओनर्स के नाम से जाने जाते थे। इनमें वो लोग भी शामिल थे जिनके पास कोई भी रॉयल टैग था या जिनके पास किसी भी तरह से रॉयल फैमिली से कांटेक्ट था। अब बात करते हैं थर्ड एस्टेट की, जिसे थर्ड क्लास ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन भी कहते हैं। इतिहासकारों की माने तो ये ग्रुप फ्रेंच के टोटल पॉपुलेशन का 98% हिस्सेदार था। लेकिन कमाल की बात यह है कि इतनी बड़ी जनसंख्या भी जार एम्पायर को नहीं दिखाई देती थी। इन लोगों में डॉक्टर्स, आर्टिसियंस, कारपेंटर्स, शॉपकीपर्स, डे लेबरर्स और मुख्य रूप से किसान आते थे। कम शब्दों में बताए तो वो सारे लोग जो एम्पिरिकल रिलेशन में नहीं है और ना ही उनका संबंध चर्च से नहीं है। वो सारे लोग इसी थर्ड क्लास सोसाइटी से थे। इन लोगों के हाथों में ना ही तो किसी तरह का कोई अधिकार था और ना ही इन लोगों को देश के किसी भी अहम फैसले में कोई हक था। इनका सिर्फ एक काम था और वो कि जार को भगवान की तरह माने और चर्च की अथॉरिटी पर कोई शक ना करे। सोसाइटी में इस हायरार्किकल ऑर्डर के कारण ऊंच नीच तो था ही, लेकिन इसके अलावा परेशानी और भी काफी थी। सोसाइटी के थर्ड स्टेज के पास किसी भी मुद्दे में आवाज उठाने का कोई अधिकार नहीं था। इवन इनके ऊपर क्लर्जी और नोबिलिटी दोनों क्लासेस टैक्स लगाया करते थे। सोसाइटी के फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में आने वाले लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ता था, लेकिन थर्ड स्टेज को डबल टैक्स देना होता था। क्लर्जी जिस टैक्स को लेते थे उसे टाइली के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा एक टैक्स टीथे के नाम से भी जाना जाता था, जो कि नोबिलिटी के द्वारा लगाया जाता था। ये टैक्स सभी पेसेंट से लिया जाता था। समय के साथ साथ लोगों ने अपने दिमाग का इस्तेमाल के खिलाफ ना किसी को बोलने का अधिकार था, ना ही डिमांड्स रखने की इजाजत। कुल मिलाकर उस समय राजा डिक्टेटर की तरह काम किया करता था।
सबसे पहले इस फैमिली में 1643 से लेकर 1715 तक लुइस 14 राजा रहे, जिन्होंने फ्रांस में सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर पर अपना फोकस रखा। इन्हें एब्सोल्यूट डिस्पोट करने के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया था। दरअसल फ्रांस की एक कमजोर हालत 7 ईयर वॉर में ब्रिटेन से बुरी तरह से हारने के कारण हुआ था, जिस कारण वो ब्रिटेन से बदला लेना चाहता था। उस समय अमेरिका पर ब्रिटेन का राज था, तो अमेरिका की मदद करके फ्रांस ने इनडायरेक्टली ब्रिटेन को हराया, जिससे उनका दुनिया भर में नाम तो हो गया, लेकिन फाइनेंशियल हालत बहुत खराब हो गई, जिससे फ्रांस के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। फ्रांस में महंगाई बढ़ने लगी, आम जनता का बुरा हाल होने लगा, जिसके जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि राजा खुद थे। उस समय फ्रेंच सोसाइटी में काफी डिफरेंसेस देखने को मिलते थे। सोसाइटी क्लर्जी, नोबिलिटी और नॉर्मल लोगों में बटी हुई थी। सोसाइटी में ऊंच नीच थी, सबको एक से अधिकार भी नहीं थे। फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में आने वाले लोगों पर टैक्स नहीं लगाया जाता था। इनकी एक लैविश और लग्जूरियस लाइफस्टाइल हुआ करती थी। इसी समय पैसे वालों की लाइफस्टाइल के कारण फ्रेंच कल्चर का भी काफी उदय देखने को मिला। अलग अलग देश के लोग फ्रेंच कल्चर से प्रभावित हुआ करते थे। अर्बन वर्कर्स की कंडीशंस भी काफी खराब थी। इनके पास पैसों की कमी रहती, जिसके कारण इनकी हेल्थ भी खराब रहा करती थी। सोसाइटी में उस समय एक डिसबैलेंस था, जिसे वक्त के साथ साथ लोग समझने लगे। पहले लोगों को लगता था कि उनकी बुरी कंडीशन उनके पिछले जन्म के पापों के कारण है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें सोसाइटी में उनके साथ होने वाली पार्शियलिटी दिखने लगी। फ्रांस में उस समय कई कारण से वहां इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिले, जिसमें राइज इन पॉपुलेशन भी एक कारण था। 1700 में फ्रांस की पॉपुलेशन करीब 2 करोड़ थी, जो 1789 तक बढ़कर 2.8 करोड़ के आसपास पहुंच गई। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि पॉपुलेशन तो बढ़ रही थी, लेकिन रिसोर्सेज नहीं बढ़ रहे थे। इसके अलावा वॉर के कारण फ्रांस पर काफी डेट बढ़ गया था, जिसका हाई इंटरेस्ट देना फ्रांस को भारी पड़ रहा था। इतना कि फ्रांस का हाफ ऑफ टोटल नेशनल बजट केवल डेट रिपेमेंट में ही जा रहा था। इसी बीच फ्रांस में काफी ज्यादा ठंड भी देखने को मिली। ठंड बढ़ने के कारण क्रॉप फेलियर देखने को मिला, जिसका सीधा असर फूड प्राइसेस पर पड़ा। देश में महंगाई दरें बढ़ने लगी, जिससे फेमाइन फैल गया। लोग भूख से मरने लगे थे। लोग हर गली और नुक्कड़ पर खड़े होकर केवल देश को बदलने और फिलोसोफर्स के न्यू आइडियाज को डिस्कस करने लगे थे, जिसने बहुत कम समय में पूरे फ्रांस के लोगों के सोचने के तरीके को बदल कर रख दिया। फ्रांस के पास रेवोल्यूशन शुरू करने के लिए बहुत से कारण थे, लेकिन असल में इन सब की शुरुआत लुइस 14 के राजा बनने से हुई। लुइस 14 जब राजा बने, उसी बीच एक आलीशान पैलेस बनवाया गया। इस पैलेस को पैलेस ऑफ वर्साई के नाम से जाना जाता है। ये काफी बड़ा और खूबसूरत पैलेस था, जिसे राजा ने खूब पैसे लगाकर बनवाया था। लेकिन प्रजा को राजा की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। उन्हें क्लास के ग्रुप्स बनने शुरू हो गए, जिन्हें थर्ड क्लास के पढ़े लिखे लोग लीड किया करते थे। यही से एज ऑफ एनलाइटनमेंट का दौर भी देखने को मिला, और यही से लोगों ने राजा के सामने अपनी बातें रखनी शुरू की। यही से फ्रेंच रेवोल्यूशन की एक तरह से शुरुआत हो चुकी थी। राजा जब जनता का गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाया, तो उसने स्टेट जनरल को बुलाने का फैसला किया। स्टेट जनरल उस समय की एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, जो राजा को टैक्सेस को लेकर सुझाव देने के लिए बुलाई गई थी। इस स्टेट जनरल में तीनों लेवल्स के लोगों ने अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा, जिसके बाद इसने काम करना शुरू किया। 5 मई 1789 को इस स्टेट की एक मीटिंग होनी थी, जिसमें स्टेट के टैक्सेस को लेकर फैसला होना था। इस मीटिंग के लिए वर्साई पैलेस के हॉल को ही चुना गया था, जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप के 300 एंड 300 रिप्रेजेंटेटिव्स को रखा गया था, और थर्ड ग्रुप के 600 लोगों को रखा गया था। इसमें भी फर्स्ट एंड सेकंड क्लास के लोग एक दूसरे की ओर चेहरा करके बैठे थे, लेकिन थर्ड क्लास के लोगों को पीछे की ओर खड़ा किया गया। उन्हें बैठने तक को कोई सीट नहीं दी गई थी। साथ ही थर्ड क्लास के रिप्रेजेंट करने के लिए केवल पढ़े लिखे लोगों को ही चुना गया था। बाकी पेजेंट्स, आर्टिसंस और वुमेन को असेंबली में एंट्री लेने की इजाजत नहीं थी। उनकी सभी डिमांड्स को थर्ड क्लास के रिप्रेजेंटेटिव्स अपने साथ करीब 40,000 लेटर्स में लिखवा कर लेकर आए थे। सबके इकट्ठे होने के बाद मीटिंग स्टार्ट होने को थी, लेकिन यहाँ एक परेशानी आ गई। दरअसल पहले स्टेट असेंबली में यह सिस्टम था कि एक क्लास के सभी रिप्रेजेंटेटिव्स के पास कुल मिलाकर एक वोट होगा, जिससे तीनों ग्रुप्स एक एक वोट देंगे
और जिसकी भी बात पर यूनिटी होगी उसे फाइनल कर दिया जाएगा। लेकिन इस सिस्टम के हिसाब से हर बार थर्ड क्लास हार जाता, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड क्लास मिलकर हर डिसीजन पर अपनी एक राय कर लेते। इस वजह से इस बार थर्ड क्लास ने डिसाइड किया कि हम ऐसे वोट नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि इस बार हमारे सभी रिप्रेजेंटेटिव का एक वोट कंसिडर किया जाएगा, यानी 600 लोगों के 600 वोट्स। लेकिन इस बात को मानने से राजा ने इनकार कर दिया, जिसके बाद मीटिंग कैंसिल हो गई और सभी थर्ड क्लास के लोगों ने राजा की इस बात के खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया। उन्होंने एक समय बाद बोला कि हम अपनी खुद की असेंबली बना लेंगे अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे तो। राजा ने इनकी इस बात के जवाब में स्टेट असेंबली के दरवाजे इनके लिए हमेशा के लिए बंद कर दिए। जिसके बाद 20 जून को थर्ड क्लास के सभी रिप्रेजेंटेटिव्स एक इंडोर टेनिस कोर्ट में मिले और खुद को नेशनल असेंबली के तौर पर घोषित कर दिया। इसी जगह सभी लोगों ने इस बात की कसम भी खाई कि जब तक हम अपने देश में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं ले आते, चैन की सांस नहीं लेंगे। हम अपने देश को एक डेमोक्रेटिक देश की तरह चलाएंगे। वैसे इस समय तक कई नोबिलिटी के लोगों ने भी इस असेंबली को ज्वाइन कर लिया था। वो भी अपने देश में मोनार्की सिस्टम से परेशान हो चुके थे। अब एक तरफ नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन के काम में लगी हुई थी, तो दूसरी ओर फ्रांस के बाकी छोटे बड़े पेजेंट्स भी अपने लॉर्ड्स के खिलाफ रिवोल्ट करने लगे, यानी सभी टैक्सेस देने से मना करने लगे। इसके साथ ही खाने की देश में कमी होने के कारण लोग लूटपाट जैसी हरकतें भी करने लगे। फर्स्ट एंड सेकंड क्लास के लोगों में एक डर देखने को मिल रहा था। वो थर्ड क्लास के लोगों के गुस्से से डरे हुए थे। पूरे पेरिस में नेशनल असेंबली के सपोर्ट में नारेबाजी होने लगी थी। किंग के खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगे थे। लोग लॉ एंड ऑर्डर को नकारने लगे थे। ये सब देखकर राजा पेरिस और वर्साई में अपनी मिलिट्री लगाने लगा। राजा ने अपनी सारी मिलिट्री को पेरिस में इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद वहां के लोग राजा से और गुस्सा हो गए। लोगों के गुस्से ने 14 जुलाई 1789 को एक भयानक रूप ले लिया। उन्होंने बेस्टील हद से ज्यादा बढ़ने लगे तो नेशनल असेंबली ने ही मिलिट्री को भेजकर प्रोटेस्ट कर रहे लोगों पर गोलियां चलवा दी। नेशनल गार्ड्स ने लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की, जो दिखा उसे ही मारना शुरू कर दिया, जिससे एक बड़े लेवल पर मैसेकर देखने को मिला। इन सब के बीच में फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया। राजा यानी लुईस 16 ने भी कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन कर दिया। किंग ने चोरी छिपे प्रूशिया रूलर के साथ हाथ मिला लिया। राजा अपने देश में हुए चेंजेस को देखकर बिल्कुल खुश नहीं था। नेबरिंग कंट्रीज का भी सेम हाल था, जिस कारण सभी ने फ्रांस पर अटैक करने का प्लान बनाया। लेकिन नेशनल असेंबली को इस प्लान के बारे में पता चल गया, जिसके बाद 1792 में फ्रांस ने प्रूशिया और ऑस्ट्रिया पर हमला बोल दिया। इस जंग में फ्रांस के वॉलंटियर्स ने पार्ट लिया। फ्रांस के लोग उस समय एक गाने को गाते हुए जंग के लिए जाते थे, जिसे ला मार्सलेस के नाम से जाना जाता है। ये एक नेशनल सॉन्ग था जो उस समय ही लिखा गया था। आज फ्रांस में इसी गाने को नेशनल एंथम के तौर पर गाया जाता है। इस वॉर के दौरान लोग राजा से इतना नाराज थे कि उन्होंने पेरिस में राजा के पैलेस पर अटैक कर दिया। अटैक में लोगों ने सबसे पहले राजा के सभी गार्ड्स को मार दिया, जिसके बाद राजा ने नेशनल असेंबली से मदद मांगी। लेकिन राजा के धोखे देने से नेशनल असेंबली ने भी उनकी मदद नहीं की, जिससे राजा को डेथ सेंटेंस सुनाया गया। फ्रांस में डेथ सेंटेंस सुनाने के बाद इंसान को फांसी नहीं दी जाती थी, बल्कि उस समय फांसी की जगह गिलेटिन का इस्तेमाल किया जाता था। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जिससे कुछ सेकंड्स में ही इंसान की मौत हो जाती थी। इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर की ओर एक पैना आयरन ब्लेड लगा होता था, जिसके नीचे इंसान की गर्दन को रखा जाता था, जिसके बाद हैंडल को छोड़ दिया जाता था, जिससे इंसान का सिर उसके शरीर से अलग हो जाता था। 21 जनवरी 1793 को राजा को भी इसी तरह से मौत दी गई थी। राजा की मौत के बाद फ्रांस में इलेक्शन हुए, जिसमें सभी 21 प्लस के लोगों को वोट देने का अधिकार था, सिवाय महिलाओं के। महिलाओं को अभी भी उनके राइट्स नहीं मिले थे। फ्रांस एक रिपब्लिकन देश बन गया था। पब्लिक सेफ्टी के लिए एक स्मॉल ग्रुप भी बनाया गया, जो कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी के नाम से जाना जाता था। लोग अब इक्वल थे, जैसा सब चाहते थे वैसा हो रहा था। तो कुल मिलाकर फ्रांस में अब शांति होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बल्कि इसके बाद फ्रांस की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। फ्रांस में 1793 से लेकर 1794 तक रेन ऑफ टेरर देखने को मिलता है। नेशनल असेंबली किसी को भी शक के आधार पर मौत की सजा सुना देती, जिसके बारे में भी उन्हें लगता कि वो रेवोल्यूशन के खिलाफ है, उसे बुरी तरह से मार दिया जाता। केवल इस एक साल में करीब 16,000 लोगों को गिलेटिन के द्वारा मारा गया।
इसी दौरान 16 अक्टूबर 1793 को फ्रांस की पूर्व महारानी मैरी एंटोनेट को भी स्टेट से गद्दारी के जुर्म में एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, जिसके बाद 1795 से लेकर 1799 तक फ्रांस में बहुत से बदलाव आए, जिसमें 1795 में नया कॉन्स्टिट्यूशन बना। मिडिल क्लास लोगों के हाथ में सोसाइटी का कंट्रोल आता गया। नेपोलियन ने भी फ्रांस को इटली और ऑस्ट्रिया के खिलाफ जीत दिलाई और जंग को खत्म किया। 1799 में कुल मिलाकर फ्रेंच रेवोल्यूशन का अंत हुआ। फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले राजा के ऊपर कोई अंकुश नहीं था। राजा बिना किसी नियम कानून के काम करता। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया ने अपनाया। अब राजा की पावर्स पर भी एक लिमिट लगाई जा सकती थी। नोबिलिटी हालांकि इस रेवोल्यूशन के बाद दोबारा फ्रांस में वापस आ गए, लेकिन इस बार उन्हें पहले की ही तरह कुछ ज्यादा पावर्स और इंपॉर्टेंस नहीं मिल सकी। चर्चेस की पावर भी उनसे छीन ली गई। हालांकि उन्हें दोबारा एस्टैब्लिश तो कराया गया, लेकिन अब चर्च को केवल एक रिलीजियस प्लेस ही मानकर आगे चला गया। पहले तो चर्च के बिशप कॉमन लोगों से टैक्सेस लेते थे, ये सब अब अलाउड नहीं था। इस रेवोल्यूशन के बाद सबसे बड़ा चेंज ये हुआ कि अब पावर नोबिलिटी के हाथ से निकलकर मिडिल क्लास के हाथ में आ गई थी। लोगों को उनके राइट्स मिल सके। इन सब के बावजूद 1799 के बाद का वक्त रेन ऑफ टेरर के नाम से जाना गया, क्योंकि अब पावर देश के 98% लोगों यानी पीजेंट्स के हाथ थी। ऐसे में कई कारणों से फ्रांस में खून खराबा हुआ। जिस किसी पर भी लोगों को शक होता कि वो रॉयल्टी को सपोर्ट करते हैं, उन्हें मार गिराया जाता। जो ग्रुप सोशल इक्वलिटी को मेंटेन करने को बने थे, वही दरअसल मात्र शक के आधार पर अब किसी को भी मार देते थे। नोबेल्टी देश छोड़ने पर मजबूर हो गए या उन्हें भी मार दिया गया। फ्रांस में अब सिर्फ दो ही फैक्टर काम कर रहे थे। एक तो था जनता की तानाशाही और दूसरा था भय का माहौल। 1799 के बाद मिलिट्री चीफ नेपोलियन ने देश की कमान संभाली। फ्रांस फाइनली एक रिपब्लिक स्टेट बन गया। सभी वॉर भी खत्म हो गए। देश नेपोलियन के अंडर काफी ठीक ठाक चलने लगा। लोगों को नेपोलियन पर विश्वास होने लगा। लेकिन नेपोलियन का फ्रांस की जंग में मदद करने का मकसद कुछ और ही था। नेपोलियन ने फ्रांस में कुछ समय बाद ही सत्ता पलट कर दिया। इसने डायरेक्टरी रूल के खिलाफ एक कूप किया और पहले की तरह कंसुलेट राज स्टैब्लिश कर दिया। इसने 1804 में अपने आप को फ्रांस का एम्परर घोषित कर दिया, जिससे फ्रांस में दोबारा